वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं लोकोक्ति या कहावत। सबसे पहले जान लेते हैं लोकोक्ति का अर्थ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। आपने देखा होगा प्राय बड़े बड़े कवियों, लेखकों तथा विचारकों के कथन या कही गई अनुभव की बात ही कहावत बन जाती है। कहावत एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है और जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग करने से बातचीत में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान एक लोकोक्ति या कहावत है जिसमें दुकान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है जो तड़क भड़क या दिखावा तो बहुत करते हैं पर वास्तविकता में कुछ नहीं होते। लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है और अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है जिसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब समझ लेते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। सबसे पहली लोकोक्ति है अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम होने पर अधिक का दिखावा करना। कोई व्यक्ति उसके पास कोई चीज़ कम है और उसको दिखाता अधिक है तो कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब है अधजल का अर्थ होता है आधी गगरी भरी हुई पानी से। जब गगरी या घड़े में आधा पानी भरा होता है और उसको लेकर के चलते हैं तो जो उसका अंदर का पानी होता है वो छलक छलक कर बाहर आता है और जो पूरा घड़ा होता है, जो पानी से भरा होता है, उसका पानी बाहर नहीं आता। आधा जो भरा हुआ घड़ा है वो पानी बाहर निकाल करके दिखाता है, मानो कि देखो मेरे अंदर भी पानी है, मुझको खाली ना समझना। और जो ऊपर तक भरा हुआ घड़ा है उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सबको ऊपर से ही दिख रहा है कि पानी ऊपर तक भरा हुआ है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास होता कम है, दिखाते अधिक है। तो आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। जो इसमें लिखा है जरूरी नहीं कि आप वही करें, आप कोई भी जो उदाहरण दे करके इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है नरेश कमाता तो 3000 रुपये है पर महीने और 5000 रुपये का सूद बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का उदाहरण दें, आप कोई उदाहरण किसी और नाम से भी या कोई और बना करके भी लिख सकते हैं। अगली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने पर 2 बार दुगना लाभ हो जाए तो उसको कहा जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए, अब धान की भूसियों को भी बेचकर वो दुगना जो है लाभ उठा लेगा। तो इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा उदाहरण भी जो भी आपको याद आ रहा हो जिसमें ये बात आए दोहरे लाभ की, तो आप वाक्य प्रयोग अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। दूसरा है आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका मतलब होता है नाम के विपरीत गुण होना, यानी वो विशेषता उसके अंदर नहीं है लेकिन उसका नाम है। जैसे आँख का अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन नाम है नयन सुख। नयन सुख का मतलब होता है आँखों का सुख, और आँख का अंधा है तो नाम के विपरीत गुणवान। जैसे कोई व्यक्ति व्यवहार में बड़ा ही दुष्ट है और उसका नाम हो दया या दयावान। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका उदाहरण या वाक्य प्रयोग। करोड़ीमल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है और नाम है करोड़ीमल। देखिए तो ये तो वही बात हुई, आँख का अंधा और नाम नयन सुख। तो इसका अर्थ समझ लीजिए बस कि जो नाम है वो उसके पास वो गुण नहीं है।
राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका मतलब होता है आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर किसी में हो तो उसे कहा जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि तुम बार बार सुरेश की बात करते हो, वह भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उक्ति है वो है कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब होता है कि कमी में और नुकसान हो जाना, मतलब एक तो परेशानी उसके ऊपर से और परेशानी आ जाना, तो तब कहा जाता है कंगाली में आटा गीला हो गया। तो यहाँ पर रहीम की नौकरी तो लग गई, मतलब उदाहरण है, आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि रहीम की नौकरी तो कहीं लग नहीं पाई और पिता बीमारी का खर्चा उसके ऊपर से और आ बढ़ा, तो इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अगर आपको किसी भी लोकोक्ति का अर्थ पता है तो आप वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कंगाली में आटा गीले का मतलब होता है कि जब कभी एक नुकसान होता है उसके ऊपर से दूसरा नुकसान भी हो जाना, तब आप कहा जाता है कंगाली में आटा गीला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ होता है लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। जब किसी का कोई नुकसान होता है या कोई अपमानित होता है और उसे बहुत अधिक जो है शर्म आती है, तो वो जो अपना क्रोध है किसी और पर प्रकट कर देता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे इसमें लिखा है, ये वाक्य प्रयोग दिया है, आप खुद भी बना सकते हैं कि तुम नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मुझे शरीफ समझकर लड़ने के लिए बार बार छेड़ रहे हो, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती ही है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति और दल बदलू। कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो हमेशा दल बदलते रहते हैं, मतलब कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ, और पार्टी से मतलब है कि कभी इस व्यक्ति के साथ रहेंगे उसकी बात करेंगे, कभी दूसरे व्यक्ति के साथ रहेंगे। मतलब वो व्यक्ति जो है सिद्धांतहीन होता है, मतलब उसका कोई सिद्धांत नहीं होता, किसी सिद्धांत पर नहीं चलते, बल्कि वो अपने फ़ायदे के अनुसार चलते हैं, जिसके साथ फ़ायदा देखा उसी के साथ हो लेते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। आजकल के नेता राजनीति में जिस दल में अपना फ़ायदा देखते हैं उसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। जिस दल में जाते हैं उसी के होकर स्थायी रूप से नहीं रह पाते, तो उनके विषय में यही कहना उचित है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब है कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, मतलब कभी सुख है तो कभी दुख है, और सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, ये चक्र है, चलता रहता है। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, ये तो तारों की तरह सवेरा होते ही विलीन हो जाते हैं। कहा भी गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ है अपात्र को ऐसी वस्तु मिल जाना जिसका वह पात्र न हो, मतलब जिसके लायक ना हो। किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु मिल जाना जिसके लायक वो नहीं था, जिसकी योग्यता वो नहीं रखता था। जैसे किसी बहुत ही अच्छी लड़की का विवाह किसी शराबी से जुहारी से हो जाता है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका अर्थ है कि इच्छा हो तो काम हो जाता है। जहाँ चाह होती है, जहाँ दृढ़ विश्वास होता है, वहीं पर रास्ते निकल आते हैं। इसके लिए आप कोई भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रीति ने अध्यापिका बनने के लिए बीए तृतीय वर्ष से ही बीएड में प्रवेश करने के लिए दिन रात पढ़ना आरंभ कर दिया। वो प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्तम आई और बीएड की उसने 1 वर्ष में ही कर लिया। इसी को कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे राजेश ने बहुत अधिक पढ़ाई की थी लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वह पढ़ता रहा और एक दिन जो है सफल हो गया। तो इसे कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है अधिकार शक्तिशाली का ही होता है, यानी किसी की भी वस्तु हो लेकिन जो ताकत रखता है वही वस्तु उसकी मानी जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जो वाक्य प्रयोग है
तो ज़रूरी नहीं आप वही लिखें, आप अपने मन से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। ये केवल उदाहरण के लिए है। जैसे इसमें लिखा है कि समाचार पत्र में छपा था कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों ने लखनऊ की रैली में जाने के लिए नौचंदी एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया और जिन लोगों का पहले से ही आरक्षण था उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तू डाल डाल मैं पात पात, डाल मतलब डाली और पात माने पत्ते। तो इसका अर्थ होता है तुम होशियार हो तो मैं महा होशियार हूँ। बाबूदीन ने अपने नौकर से कहा कि मुझे लकड़ियों की चोरी के विषय में बताओ। तो तुम ये अच्छी प्रकार से समझ लो कि तुम डाल डाल मैं पात पात, मैं किसी भी प्रकार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मतलब इसका आप दूसरा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि अगर तुम्हें ये बात नहीं बतानी लेकिन मैं इसका राज पता कर लूँगा, क्योंकि तुम होशियार हो तो मैं तुमसे महा होशियार हूँ। और आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इसका और भी जो आपको याद हो, बस अर्थ होना चाहिए कि तुम होशियार हो तो मैं होशियार हूँ। तो इसलिए कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका अर्थ है कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दूर रहता है तो उसके हमें अवगुण नहीं दिखाई देते, अच्छा ही दिखाई देती हैं। इसलिए दूर की जो वस्तु होती है, व्यक्ति जो होता है, वो हमें अच्छा लगता है। जैसे जो ढोल होता है जब दूर सुनाई देता है तो उसकी मधुर ध्वनि हमें सुनाई देती है, लेकिन वही ढोल अगर हमारे बिल्कुल कान पे बजे या बिल्कुल पास में बजे तो उसकी कर्कश ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। तो इसलिए दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं, पास के नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसे शहर अच्छा लगता है, जो शहर में रहता है उसे गांव अच्छा लगता है, क्योंकि अभी उसे गांव का पता नहीं और उसे शहर का नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। अगला है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कहीं का न रहना। जब किसी व्यक्ति को दोनों तरफ से जो है नुकसान हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए लिखा है कि मंत्री पद पाने के लिए उसने अपना दल छोड़ दिया। जब दूसरे दल में मंत्री पद न मिला तो शीर्ष नेताओं की निंदा करने के कारण वह वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब लोग कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े का समूल नष्ट कर देना, झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देना। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि यदि तुम अपने दांत अन्य दांतों को खराब होने से बचाना चाहते हो तो जो दांतों में कीड़े लग गए हैं उन्हें निकलवा दो। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी, क्योंकि कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी जो समस्या है समस्या को ही नष्ट कर दें। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप जो है दाढ़ को निकलवा दें, इस दांत को निकलवा दें, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब होता है योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। जिसको कुछ योग्यता हो नहीं लेकिन वो बहाने बनाता है तो कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब मुझे नाचना तो आता है लेकिन आपका आंगन ही बेकार है, इसलिए मुझे नाचना नहीं आ रहा है। तो कहा जाता है कि जिसमें योग्यता नहीं होती ना वो बहाने बनाता है। जैसे निशांत से एक गणित का प्रश्न हल न हो पाया तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक से नहीं चल रही। तो इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, यानी वस्तु के पास होने पर दूर दूर जाकर तलाश करना। जैसे किसी व्यक्ति का जो चश्मा है कभी कभी सर पे लगा होता है लेकिन वो सारे घर में उस चश्मे को ढूंढ रहा होता है कि पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ रखा है और मिल नहीं रहा है। तो इसी को कहा जाता है बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, यानी वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तलाश करना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, भागते भूत की लंगोटी ही सही, इसका मतलब होता है कुछ न मिलने पर जो मिला वही अच्छा। जैसे लिखा है कि घनश्याम अपना उधार मांगने के लिए एक दामोदर के यहाँ गया। उसने इधर उधर अनेक बातें की लेकिन एक भी पैसा नहीं लौटाया। अंत में कहा कि लो ये 10 किलो आलू ले जाओ, घर पर काम आएंगे। घनश्याम ने मन में सोचा चलो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, आलू उठाकर वापस लौट आया। अगर जहाँ से कुछ भी प्राप्त होने की जो है उम्मीद ना हो और वहाँ से कुछ भी मिल रहा हो
तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि भागते भूत की लंगोटी ही सही। मुख में राम बगल में छुरी, इसका मतलब होता है कि ऊपर से भला बनकर धोखा देना। मुख में राम बगल में छुरी, छुरी का अर्थ होता है चाकू। जैसे किसी ने कहा है कि यहाँ पर तुम रोज़ मीठी मीठी बातें करते थे और कल तुमने कचहरी में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। तुम्हारे जैसा लोगों के लिए कहा गया है कि मुख में राम बगल में छुरी। लकीर के फकीर यानी पुरानी प्रथा पर चलने वाले। 21वीं शताब्दी में जो लोग किसी बीमारी या इलाज के झाड़ फूक या टोने टोटके में विश्वास करते हैं, उनको आजकल समझदार लोग यही कहते हैं कि लकीर का फकीर होना, यानी जो पुरानी प्रथाएं हैं उसी पर चलते रहना। किसी भी हद तक या कोई भी कितना भी समझाए, अपनी पुरानी परंपराओं को, चाहे वो भले ही नुकसानदेह हों, नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है लकीर के फकीर। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी बिना हानि के काम सिद्ध हो जाना। जैसे जाकर उसे बड़े प्रेम से अपनी बात समझाओ, जिससे तुम्हारे पैसे भी वसूल हो जाएं और झगड़ा भी ना हो, अर्थात सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। यानी अधिक सज्जन होने से काम नहीं चलता। काम तभी चलता है जब थोड़ी सी उंगली जो है टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी कठोर होना होता है, तभी लोग जो है समझते हैं, नहीं तो लोग बेवकूफ़ी समझते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। देखो इसमें दिया है वाक्य प्रयोग। हरीश मेरे से उधार लिए रुपए वापस ही नहीं कर रहा था। जब एक दिन मैंने उसे धमकाया तो उसने तुरंत ही रुपए वापस कर दिए। किसी ने सही कहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हाथ कंगन को आरसी क्या ना, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो सही बात है उसके लिए किसी को साक्षी या गवाह की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो उदाहरण है, तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो। तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ये इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए और तैयारी करिए।